डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सॉलिड स्टेट चैप्टर में अगला क्लास देने जा रहा हूं। इस कोरोना काल में आप घर बैठे आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और मेरा चैनल अगर पसंद आए तो अवश्य सब्सक्राइब करें। आगे आज का चैप्टर है सॉलिड स्टेट में पैरामीटर्स ऑफ ए यूनिट सेल। तो पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में जानिए। ए यूनिट सेल है रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग पैरामीटर्स। दो पैरामीटर्स होते हैं यूनिट सेल के। पहला पैरामीटर्स है द डिस्टेंस इन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस डायरेक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। ये जो आप एक्सिस देख रहे हैं, तीन एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। किसी भी यूनिट सेल में एक्सिस तीन हो सकते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगा उसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगा उसको बी से रिप्रेजेंट करेंगे और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगा उसको हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह दूसरा पैरामीटर है द एंगल बिटवीन टू एक्सिस ऑफ ए यूनिट सेल हैज बीन रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा, बीटा एंड गामा रेस्पेक्टिवली। आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं कि यह जो एंगल बन रहा है अल्फा, यहाँ क्या लिखा गया है अल्फा। ये दो एक्सिस, एक है वाई एक्सिस और ये कौन है जेड एक्सिस के बीच का ये एंगल है। दूसरा जो एंगल है बीटा आप देख रहे हैं, ये है आपका एक्स एक्सिस जो यहाँ शो किया गया है और किसके बीच है जेड एक्सिस के बीच का एंगल है बीटा। और तीसरा जो एंगल आप देख रहे हैं गामा, यह एंगल वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल है। तो इस तरह से किसी भी यूनिट सेल में दो तरह के पैरामीटर्स हैं। पहला हुआ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के डायरेक्शन का डिस्टेंस ए बी एंड सी। और दूसरा जो पैरामीटर्स है यूनिट सेल का वो है अल्फा, बीटा एंड गामा, एंगल बिटवीन टू एक्सिस। अल्फा एंगल बिटवीन वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, बीटा एंगल बिटवीन Z axis and X axis, and gamma angle between X axis and Y axis। देखिए, अब आगे हम आपको क्रिस्टल सिस्टम के बारे में बताने जा रहे हैं। ये क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है? अभी आपने तुरंत पढ़ा है कि पैरामीटर्स ऑफ क्रिस्टल। पैरामीटर्स ऑफ क्रिस्टल में आपने देखा एक्सियल लेंथ एंड एंगल बिटवीन टू एक्सिस। उसके आधार पर क्रिस्टल को 7 वर्गों में बांटा गया। देयर आर 7 क्रिस्टल सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। पैरामीटर्स दो तरह का, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, पैरामीटर्स दो तरह का, एक है एक्सिस की लंबाई और दूसरा है एंगल बिटवीन टू एक्सिस। तो उसके आधार पर क्रिस्टल को 7 वर्गों में बांटा गया। फर्स्ट है क्यूबिकल। ये क्यूबिकल क्रिस्टल क्या होता है? उसके तीनों एक्सिस का लेंथ क्या होगा? इक्वल होगा और तीनों एंगल जो होगा, एंगल अल्फा, बीटा और गामा, प्रत्येक एंगल कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। और इस तरह का क्रिस्टल जो है पोटेशियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड उसका एग्जाम्पल है। दूसरा क्रिस्टल है जिसको हम कहते हैं टेट्रागोनल क्रिस्टल। ये टेट्रागोनल क्रिस्टल क्या है कि इसमें जो तीनों एक्सिस है उसमें दो एक्सिस ए और बी का लेंथ क्या होगा? इक्वल होगा, बट बी और सी का लेंथ इक्वल नहीं होगा। लेकिन तीनों एंगल अल्फा, बीटा और गामा, ईच एंगल हैव 90 डिग्री। इसका एग्जांपल है SnO2। तीसरा है ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल। ये जो ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल है, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, मतलब कि उस क्रिस्टल के तीनों अक्षों का लेंथ इक्वल नहीं होगा, तीनों का मेजरमेंट अलग अलग होगा, लेकिन तीनों एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का। इसका एग्जाम्पल है रोम्बिक सल्फर या कैल्साइट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट। मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम, ये मोनोक्लिनिक सिस्टम में तीनों एक्सियल लेंथ जो है वो बराबर नहीं है। द मेजरमेंट ऑफ थ्री एक्सिस ऑफ ए क्रिस्टल्स आर नॉट इक्वल, बट एंगल बिटवीन टू एक्सिस अल्फा एंड गामा, अल्फा गामा both angles are equal to 90 डिग्री, बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब क्या हुआ? अल्फा और गामा का वैल्यू जो होगा
वो 90 डिग्री होगा, मगर बीटा का वैल्यू उससे अलग होगा। और इसका एग्जांपल है मोनोक्लिनिक सल्फर। ये मोनोक्लिनिक सल्फर या रोम्बिक सल्फर, सल्फर का एलोट्रॉप्स कहलाता है। ट्राइक्लिनिक, ये ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम क्या है कि इसमें जो पैरामीटर्स हैं यूनिट सेल के, लेंथ ऑफ एक्सिस ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड बी इज नॉट इक्वल टू सी, तीनों एक्सिस का लेंथ क्या होगा, डिफरेंट होगा, मगर तीनों एंगल जो है उसमें से किसी भी एंगल का वैल्यू 90 डिग्री नहीं होगा। 90 डिग्री से कम होगा या 90 डिग्री से क्या होगा, ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल है पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम, दो एक्सिस का लेंथ इक्वल है, ए और बी क्या है, इक्वल है, मगर सी उसके इक्वल नहीं है, सी की मेजरमेंट अलग होगी। और अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू 90 डिग्री होगा, मगर गामा का वैल्यू कितना होगा, 120 डिग्री। एग्जाम्पल है जिंक ऑक्साइड, ग्रेफाइट। और सातवां है रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम। इसमें तीनों एक्सियल लेंथ इक्वल है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, बट एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, बट गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें दो एंगल जो होगा अल्फा और बीटा इक्वल होगा, मगर गामा जो होगा वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। एग्जाम्पल है कैल्साइट या सिनेबार। कैल्साइट, कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्साइट भी बोला जाता है, और यह है सिनेबार, HgS। तो इस प्रकार अभी आपने देखा देयर आर 7 क्रिस्टल सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। पैरामीटर्स मतलब लेंथ ऑफ एक्सिस एंड एंगल बिटवीन टू एक्सिस। उसके आधार पर क्रिस्टल को 7 वर्गों में बांटा गया, क्यूबिकल, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल एंड रोम्बोहेड्रल। ये बात आपको दिमाग में बैठा के रखना है कि ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। पैरामीटर्स का मतलब फिर से रिपीट कर दूं, लेंथ ऑफ एक्सिस एंड एंगल फॉर बिटवीन टू एक्सिस ऑफ यूनिट। आइए अब हम आपको नंबर्स ऑफ एटम इन डिफरेंट यूनिट सेल बताने जा रहे हैं। 3 तरह का यूनिट सेल आप पहले पढ़ चुके हैं, सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तीनों तरह के यूनिट सेल में किसमें कितना एटम्स होता है उसकी जानकारी अब दे दूं। इन सिंपल यूनिट सेल, आप जानते हो कि सिंपल यूनिट सेल में एटम्स लैटिस पॉइंट पर होता है। मैं गिन करके बता रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन एक चीज़ यहाँ जानने की ज़रूरत है कि ये जो लैटिस पॉइंट पर एटम आप देख रहे हो, इस एटम का साइज अगर बड़ा किया जाए तो इसका केवल 1/8, 1/8 भाग, 1/8 पार्ट केवल इसमें जो है इसके अंदर जाएगा। बाकी ये पार्ट जो हम शेडेड कर रहे हैं ये क्रिस्टल से बाहर है। ये कहाँ है, सॉरी यूनिट सेल से कहाँ है या बाहर है। केवल इतना पार्ट आप देख रहे हो, ये जो पार्ट देख रहे हो डॉट डॉट से किया हुआ, ये केवल इतना ही पार्ट इसमें कंट्रीब्यूशन है इस एटम्स का इस यूनिट सेल के अंदर। एक बार गौर से मैं ध्यान दिला रहा हूँ कि ये जो एटम्स यहाँ आप देख रहे हैं इसका 7/8 भाग इस यूनिट सेल से बाहर है, जो दूसरे यूनिट सेल के टच में होगा, और इसका केवल 1/8 भाग ही इस यूनिट सेल के अंदर स्पेस को ऑक्युपाइड कर रहा है। ओके, इसी तरह 8 लैटिस पॉइंट पर जो एटम होगा उस एटम्स का 7/8 भाग इस यूनिट सेल से बाहर होगा, जो दूसरे यूनिट सेल के टच में होगा। केवल 1/8 भाग, यहाँ भी देख लीजिए, आप जो देख रहे हैं ये है, ये है, ये देखिए ये है। प्रत्येक लैटिस पॉइंट पर जो एटम है उसका ये देखिए, ये 7/8 पार्ट कहाँ है, इसके बाहर है, दूसरे यूनिट सेल के टच में है। इस तरह
आठों एटम्स जो 8 लैटिस पॉइंट पर देख रहे हो, कॉर्नर पर देख रहे हो, किस यूनिट सेल में, सिंपल यूनिट सेल में, तो हर एटम से केवल 1/8 भाग ही स्पेस को ऑक्युपाइड करेगा यूनिट सेल के अंदर में। हर एटम से कितना, हर एटम से 1/8 भाग इससे भी, 1/8 भाग इससे भी, इससे भी 1/8 भाग इससे भी, यानी प्रत्येक एटम से केवल 1/8 भाग यूनिट सेल के स्पेस को कवर करेगा। बाकी 7/8 भाग वह दूसरे बाहर वाले यूनिट सेल के टच में रहेगा। जैसा कि हम आपको लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट सेल बताए थे पिछले क्लास में, आप ध्यान दीजिएगा। 64 यूनिट सेल हम आपको एक स्ट्रक्चर बताए थे, उसमें अगर आप गौर कीजिएगा तो उसके अंदर का कोई यूनिट सेल अगर लिया जाए तो उसका स्पेस वॉल्यूम जो होगा अंदर का, वह कितना होगा, केवल 1/8 भाग। देयरफॉर टोटल नंबर्स ऑफ एटम इन सिंपल यूनिट सेल इज इक्वल टू 8 × 1/8। आपको यहाँ मैं क्लियर कर दूँ, ये लैटिस पॉइंट पर है। सिंपल यूनिट सेल में केवल लैटिस पॉइंट पर ही जो है सो एटम्स होते हैं, और हर एटम्स का केवल 1/8 भाग ही यूनिट सेल के अंदर स्पेस ऑक्युपाइड करता है। बाकी 7/8 भाग दूसरे यूनिट सेल के टच में रहता है। इसलिए द टोटल नंबर्स ऑफ एटम इन सिंपल यूनिट सेल इज इक्वल टू 8 × 1/8। 8 से 8 कट गया, तो इस प्रकार कितना एटम निकला इस सिंपल यूनिट सेल में, केवल 1 आया। ओके, अब आते हैं हम लोग इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में आप जानते हो कि 8 लैटिस पॉइंट पर एटम तो होता ही है। 8 लैटिस पॉइंट पर एटम होता है, और साथ साथ यूनिट सेल के ठीक सेंटर पर, बीच में, स्पेस में, अब गौर कीजिएगा, एक एटम सो होता है। ठीक है, तो 8 लैटिस पॉइंट पर, जैसे यहाँ निकाले थे, कंट्रीब्यूशन होगा 1/8, तो 8 × 1/8, प्लस बीच वाला जो सेंटर पर आप देख रहे हो एटम, किसी भी दूसरे यूनिट सेल के कांटेक्ट में नहीं हुआ, क्योंकि तो यूनिट सेल के कहाँ है, बीच में है, सेंटर पर है। इसलिए द टोटल नंबर्स ऑफ एटम्स इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल इज इक्वल टू 8 × 1/8 प्लस ये सेंटर पर वाला 1, टोटल कितने हो गए, 2। अब देखिए तीसरा है आपका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। आप जानते हो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में एटम्स 8 लैटिस पॉइंट पर तो होता ही है, साथ साथ लैटिस पॉइंट के अतिरिक्त जितने भी फेसेस हैं, उन सभी फेस के सेंटर पर भी एक एक एटम स्थित रहता है। ये हो गए। फिर पीछे वाला फेस जो आप देख रहे हो, ये वाला फेस, उस पर एक सेंटर पर एटम होगा। फिर एक सामने वाला फेस, जो ये फेस आप देख रहे हैं, इसके सेंटर पर भी एक एटम होगा। इस प्रकार जो 8 कॉर्नर पर, 8 लैटिस पॉइंट पर जो एटम्स है, उसका शेयर होगा 1/8 भाग। लेकिन गौर कीजिएगा, ये 6 फेस है यूनिट सेल में, 6 सतह हैं, उन 6 फेस पर जो एटम होगा इस यूनिट सेल के कांटेक्ट में 1/2 यानी हाफ होगा, और फिर इधर से जो दूसरा यूनिट सेल आके टच करेगा तो इसका हाफ पार्ट उस यूनिट सेल के कांटेक्ट में चला जाएगा। इसी तरह यहाँ पर देखिए, इसके नीचे जो यूनिट सेल होगा तो इस एटम का हाफ पार्ट इसके अंदर ऑक्युपाइड करेगा और हाफ पार्ट बाहर होगा जो दूसरे यूनिट सेल के कांटेक्ट में होगा। इस तरह अगर मैं इसका टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालूं, देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ atoms in face centered यूनिट सेल इज इक्वल टू, गौर कीजिएगा, 8 कॉर्नर पर यानी लैटिस पॉइंट पर उसका 1/8
8 पार्ट ही इसमें कंट्रीब्यूट करता है, कंट्रीब्यूशन 1/8 भाग होता है। अब प्लस 6 फेस पर जो है तो उसका हाफ पार्ट ही इसमें कंट्रीब्यूशन होता है, बाकी हाफ पार्ट दूसरे यूनिट सेल के कांटेक्ट में होता है। तो इस तरह इसको अगर हम कैंसिल कर दें तो टोटल नंबर्स ऑफ एटम्स इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल इज इक्वल टू 1 + 3 इज इक्वल टू 4। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, दैट आप जानते हो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के डिफिनीशन में पढ़ चुके हैं कि इसमें एटम 8 लैटिस पॉइंट के अतिरिक्त जितने फलक हैं, जितने फेस है, उसके सेंटर पर भी एक एक एटम होता है। तो इस तरह द टोटल therefore the total numbers of atom in face centered unit cell is equal to 8 × 1/8 अब प्लस 6 × 1/2। यहाँ पर 8 × 1/8 तो हम आपको पहले ही बता दिए, या लैटिस पॉइंट पर जो होगा उसका केवल 7/8 भाग बाहर रहता है, 1/8 भाग यूनिट सेल के अंदर होता है। लेकिन फेस पर जो होगा उसका 1/2 भाग यानी आधा भाग इस यूनिट सेल में और आधा भाग दूसरे यूनिट सेल के कांटेक्ट में रहता है। इसीलिए हमने लिखा है 6 × 1/2। Therefore, the total numbers of atom in body's face centered unit cell is equal to 1 + 3 is equal to 4. ओके, तो इस तरह अभी आपने पढ़ा 3 तरह का जो यूनिट सेल होता है, सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है। तो इस तरह टोटल नंबर्स ऑफ एटम तीनों यूनिट सेल में अलग अलग हम आपको निकाल के बताए। ज़रा से इसको याद कर लीजिएगा। द टोटल नंबर्स ऑफ एटम इन सिंपल यूनिट सेल इज इक्वल टू 1। द टोटल नंबर्स ऑफ एटम्स इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल इज इक्वल टू 2, बट द टोटल नंबर्स ऑफ एटम्स इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल इज इक्वल टू 4। इसको हम कैलकुलेट करके आपको बतलाए। आशा है आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य अपना एडवाइस डालेंगे। देखिए, अब हम अगला टॉपिक लेने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ स्फीयर एंड एज ऑफ यूनिट सेल। आप जानते हैं कि कितने एज होते हैं, 12 एज होते हैं किसी भी यूनिट सेल में। अब एज, और ये जो आप देख रहे हैं डॉट डॉट से दिखाया गया है, एटम्स ऑफ क्रिस्टल। लैटिस पॉइंट पर यहाँ 2 लैटिस पॉइंट हम टेकअप किए हैं, एक ये और एक ये। दोनों लैटिस पॉइंट पर 2 एटम को हम स्फीयर के रूप में लिए हैं। ये पहला एटम है और ये दूसरा एटम है। आप गौर कीजिएगा कि इस पहले एटम का रेडियस हम क्या मान लिए हैं, r, और दूसरे एटम का रेडियस भी क्या हो गया, r। और यहाँ से यहाँ तक जो आप लेंथ देख रहे हैं उसको नीचे मैंने इंडिकेट किया है, लेंथ ऑफ एज ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू a। देखिए यहाँ, इन सिंपल यूनिट सेल लेट द लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू a एंड रेडियस ऑफ ईच स्फीयर इज इक्वल टू r। हालांकि यहाँ पर हमने 2 ही दिखाया है क्योंकि हमको रिलेशन निकालना है एज ऑफ यूनिट सेल एंड रेडियस ऑफ स्फीयर। तो यहाँ देखिए, अगर ये टोटल लेंथ आप लेते हैं तो टोटल लेंथ हो गया यहाँ से यहाँ तक, क्या हो गया, ये एज ऑफ यूनिट सेल a इज इक्वल टू r प्लस r। देयरफॉर a इज इक्वल टू 2r एंड r इज इक्वल टू a/2। इसी चीज़ को मैंने नीचे लिख दिया है। देयरफॉर द रेडियस ऑफ ए स्फीयर ऑफ सिंपल यूनिट सेल इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ एज ऑफ यूनिट सेल। अब आइए हम आपको बता रहे हैं रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ स्फीयर एंड एज ऑफ यूनिट सेल इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में 8 लैटिस पॉइंट पर एटम तो होते ही हैं, साथ साथ प्रत्येक फेस पर भी एक एक उसके सेंटर पर एटम पाया जाता है। जरा सा यहाँ मैं आपको डायग्राम के द्वारा समझाने जा रहा हूँ कि यह जो आप स्फीयर देख रहे हैं, यह स्फीयर लैटिस पॉइंट पर है।
यह स्फेयर भी लैटिस पॉइंट पर है, लेकिन ये वाला स्फेयर जो आप देख रहे हैं, ये जो फेस देख रहे हैं यूनिट सेल का, ये वाला गौर कीजिएगा जिस पर मैं मार्कर से इंडिकेट कर रहा हूँ, इस फेस के सेंटर पर आपका ये एटम है। अगर आप गौर करके इसको मिला दें, ज्वाइन ए सी, ए को किससे मिला दें हम, सी से मिला दें, तो आप पाएंगे कि एक रेडियस आपका कौन हो गया, ये हो गया। फिर ये सेंटर है इस स्फीयर का, तो एक रेडियस आपका ये हो गया, एक रेडियस ये हो गया, फिर एक रेडियस ये हो गया। तो इस तरह आप देखेंगे लेंथ ऑफ ए सी इन ट्रायंगल। हाँ, एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ए बी सी, गौर कीजिएगा, ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल बिकॉज द एंगल बिटवीन दिस साइड, ये ए बी और ए सी के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो इस तरह ये राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी हो गया, जिसमें आप इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी सी, गौर कीजिएगा, ए सी इज इक्वल टू कितने आर हो जाएंगे इसमें, आर प्लस आर, इस 2 आर इसमें हो गया, 2 आर, अब प्लस कितना इसमें, 1 आर, इज देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू 4 आर। ओके, अब आप जानते हो पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी का वैल्यू हम पुट कर दें यहाँ कितना, 4 आर इज होल स्क्वायर, और ए बी अब देखिए, ए बी का लेंथ, ए बी इज ऑल्सो द एज ऑफ यूनिट सेल, और एज ऑफ यूनिट सेल आपने क्या माना है, ए, तो ए बी का वैल्यू जो होगा इसके इक्वल होगा, तो ए बी के जगह पर हम क्या भर दें, ए स्क्वायर, और प्लस बी सी भी आपका एज ही है। देखिए ये बी सी जो देख रहे हैं इसका लेंथ इस के लेंथ के इक्वल है, जैसा कि आप जानते हो द लेंथ ऑफ एज ऑफ यूनिट सेल्स आर इक्वल, जितने भी एज हैं सब एज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एक हमारा ए है तो ये भी हमारा ए होगा, तो यहाँ ए स्क्वायर हो गया। इस तरह साइड में देख लीजिएगा, इसका सॉल्यूशन अगर हम करते हैं कैलकुलेशन तो कितना हो गया, 16 आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 ए स्क्वायर। देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, 2 ए स्क्वायर बाई 16। इससे इसको कैंसिल कर दीजिए 8 बार में, और इधर से तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर बाई 8, एंड इधर से स्क्वायर हटा दीजिए तो इधर अंडर स्क्वायर रूट हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 8, और ए का स्क्वायर रूट ए, और 8 को आप लिख सकते हो 2√2। ठीक है, अगर इसको और थोड़ा सा क्लियर करके लिखो सिंपल में, तो 8 ए स्क्वायर को लिख सकते हो ए इंटू ए, और 8 को लिख सकते हो 4 इंटू 2 अंडर रूट, देयरफॉर ए बाई इस 4 का स्क्वायर रूट 2, और इसका स्क्वायर रूट नहीं होगा तो क्या हो गया, 2√2। ए बाई 2√2 यह आया रेडियस किसका, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के स्फीयर का रेडियस कितना हो गया, ए बाई 2√2। अगर आप गौर करें, मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक यह जो स्फीयर है लैटिस पॉइंट पर है, यह भी स्फीयर लैटिस पॉइंट पर है, और ये बीच वाला जो आप स्फीयर देख रहे हैं वह इस फेस पर है। इस प्रकार ए और सी को जब ज्वाइन किए तो 1 रेडियस, 2 रेडियस, 3 रेडियस, और कितना रेडियस,
4 रेडियस, इसीलिए मैंने लिखा है AC इज इक्वल टू 4R। यह AC को ज्वाइन किया, ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, एंड आप सभी जानते हो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस क्या BC स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दिया, AC का वैल्यू कितना लिया 4R, AB कितना लिया A। क्यों, जरा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि AB इज ऑल्सो द एज ऑफ यूनिट सेल एंड लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ यूनिट सेल में बी रिप्रेजेंटेड बाई A, देयरफॉर A स्क्वायर प्लस BC भी ये हो गया A स्क्वायर, ऐड करके 2A स्क्वायर, और R स्क्वायर इज इक्वल टू 16 नीचे आ गया, कैंसिल हो गया, A स्क्वायर बाई 8, स्क्वायर हटा दिया, रूट अंडर A स्क्वायर बाई 8, A स्क्वायर को लिखा A इंटू A और 8 को लिखा 4 इंटू 2, सोल्व करके आया कितना A बाई 2 रूट 2। इट इज द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। एक चीज़ हम आपको और यहाँ बता दें, ये जो रेडियस आप कैलकुलेट कर रहे हैं, आगे चल कर के अगले क्लास में जब हम आपको पढ़ाएंगे परसेंटेज क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल, तो वहाँ पर इस रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब हम आपको रिलेशन निकालने जा रहे हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में, उसके लेंथ ऑफ एज और स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर। ध्यान दीजिएगा, ये बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है। आप पहले पढ़ चुके हैं इसका डिफिनीशन कि लैटिस पॉइंट पर ये एटम होता है, ये A और B पॉइंट पर जो एटम देख रहे हैं लैटिस पॉइंट पर है, और बीच में जो आप देख रहे हैं वो यूनिट सेल के ठीक स्पेस में बीच में एक एटम है जो यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो इस तरह दोनों लैटिस पॉइंट पर 2 एटम और एक बीच में स्पेस में एक एटम को शो किया गया है, दिखाया गया है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर A को हम B से ज्वाइन कर दिए तो 3 स्फीयर में पहला रेडियस, इसमें 2 रेडियस, इसमें भी 1 रेडियस। तो यहाँ पर AB इज इक्वल टू हमने लिखा है AB इज इक्वल टू 4R। AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4R। अगेन AB इज इक्वल टू 4R। अब इस ट्रायंगल को देखिए, ट्रायंगल ABC में AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस कितना BC स्क्वायर। इसके पहले हम आपको यहाँ जो बता रहे थे कि B को C से ज्वाइन किया और A को किससे ज्वाइन किया B से, तो BC क्या हो गया ट्रायंगल DBC। देखिएगा डायग्राम में DBC, ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं इट इज ऑल्सो ए राइट एंगल ट्रायंगल, एंड BC स्क्वायर, BC हो गया हाइपोटेनस, तो ये हो गया बेस और परपेंडिकुलर, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस कितना DC स्क्वायर। तो BD स्क्वायर कितना हो गया है आपको एज ऑफ यूनिट सेल A, तो A स्क्वायर, और DC भी तो एज ही है इस यूनिट सेल का, तो A स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 2A स्क्वायर। इट इज वैल्यू ऑफ BC स्क्वायर। ये वैल्यू हम इसलिए पहले निकाल लिए कि इस ट्रायंगल को देखिएगा फिर से, ट्रायंगल ABC यह भी राइट एंगल ट्रायंगल है। जब इसमें हम चलेंगे AB स्क्वायर, ये हाइपोटेनस हो गया, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस कितना BC स्क्वायर। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे AB के जगह पर कितना 4R। क्यों, फिर से देख लीजिए, A से कहाँ तक B तक कितने रेडियस हैं 4 हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे 4R का होल स्क्वायर प्लस AC को गौर कीजिए AC इट इज ऑल्सो एज ऑफ यूनिट सेल, तो यहाँ क्या लिख देंगे A स्क्वायर, और BC का वैल्यू हमें यहाँ निकाल के रखे हुए हैं। हाँ, तो आगे देखिए, यहाँ पर हम बता रहे थे नाउ इन ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आप देख रहे हैं B का वैल्यू हम यहाँ पर कितना ले लें, AB का वैल्यू है 4R, यहाँ निकाल चुके हैं। देखिएगा AB इज इक्वल टू 4R, तो 4R होल स्क्वायर प्लस AC क्या है देखिए, इट इज ऑल्सो एज ऑफ यूनिट सेल, क्या लिख दूँ
ए स्क्वायर। अब BC का वैल्यू आप BC स्क्वायर का वैल्यू है कितना 2A स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 16R स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर एंड R स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर बाई कितना 16। अगर इस पर से स्क्वायर हटा देते हो तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3A स्क्वायर बाई 16 अंडर रूट इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर रूट नहीं होता है लेकिन A का निकलता है, तो क्या लिखेंगे रूट अंडर 3 बाई 4A, रूट अंडर 3 बाई 4A इट इज द रेडियस ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, तो ये जो आपका रेडियस निकला रूट अंडर 3 बाई 4A, वो किसका रेडियस निकल गया बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो आज आपने यूनिट सेल में अभी आपने देखा 3 तरह का यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल एंड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तीनों यूनिट सेल में हमने रिलेशन निकाला रेडियस ऑफ ए स्फीयर एंड एज ऑफ द यूनिट सेल। तीनों का रेडियस निकाल दिया, तीनों रेडियस को आप याद रखिएगा। सिंपल यूनिट सेल का रेडियस होता है R इज इक्वल टू A/2, और इसके पहले अभी आपने निकाला फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का रेडियस कितना होता है A/2√2, तथा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का रेडियस कितना होता है रूट अंडर 3/4A। ये तीनों जो रेडियस हमने निकाला इसकी जरूरत फिर अगले क्लास में पड़ेगी जब हम परसेंटेज क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल बतावेंगे, तो तीनों रेडियस की जरूरत पड़ेगी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में। ठीक है, तो आगे मैं आपको बता दूं कि आगे फिर हम आपको आज इतना ही पर क्लास ड्रॉप कर रहे हैं, अगली क्लास में फिर हम आपको नए वीडियोस के साथ मिलेंगे। लेकिन हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप अवश्य सब्सक्राइब करें और आपका प्यार हमें मिलता रहे। मैं आपको इस कोरोना काल में भरपूर प्रयास करूंगा कि घर बैठे YouTube चैनल के माध्यम से आपको सारे चैप्टर जो 12th क्लास के हैं, साथ साथ आपने मेरा वीडियो 11th का भी देखा होगा, अगर आपके फ्रेंड्स होंगे तो आप उनको भी ज्वाइन करने के लिए कर सकते हैं YouTube। और मैं 11th और 12th का पूरा केमिस्ट्री मैं अभी से सीरीज बाय सीरीज क्लास डाल करके आपको घर बैठे पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो थैंक यू सो मच, फिर से मिलते हैं।